एक करोड़पति महिला जैसे ही अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली होती है तो वहीं पर एक भिखारी जो कचरे में से खाना उठाकर खा रहा था वो जाकर उनकी खिड़की पर नॉक करता है और कहता है कि मैडम, काफ़ी दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं भी पेट भर खाना खा सकूँ। अब इसके बाद उन दोनों में कुछ बातें होती हैं और बातें होने के बाद जो वो करोड़पति महिला थी वो अपनी सहेली को उस गाड़ी से नीचे उतार देती है और उस भिखारी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। दोस्तों, कौन थी ये करोड़पति महिला और किस वजह से इसने इस भिखारी को अपने साथ बैठाया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है नासिक में रहने वाली रितु और मंगेश की, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और शादी होने के बाद रितु मंगेश के घर दुल्हन बनकर आई है और शादी के 4-5 दिन बाद रितु को पता चलता है कि उसका पति शराब पिया करता है और शराब पीने के साथ साथ उसकी कुछ दोस्ती ऐसे लोगों से है जो बिल्कुल भी उसका अच्छा नहीं चाहते हैं। अब इसके बाद रितु मंगेश को समझाने लगती है और कहती है कि यह अच्छी बात नहीं है, हमारी नई नई शादी हुई है, अभी हमें अपने जीवन को अच्छी तरीके से निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जो मंगेश होता है उसको ये बात उल्टी लगती है और वो अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। शादी को 7 दिन ही हुए थे और रितु जैसे ही देखती है कि उसका पति उससे लड़ाई कर रहा है, उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, वो बहुत शराब पीते हैं, मैंने जब शराब पीने के लिए मना किया तो ये उल्टा सीधा मुझसे लड़ाई करते हैं और इनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से है जो इनको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन तब भी इस बात को नहीं मान रहे हैं। अब इस बात को उनके पिताजी सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, अभी अभी नई शादी हुई है तुम्हारी, कुछ दिनों बाद तुम्हारी बात मानने लगेगा। इसके बाद रितु कुछ दिन और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे मंगेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगेश उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और जैसे ही शादी को 3-4 महीने बीतते हैं तो 3-4 महीने बाद मंगेश रितु के ऊपर हाथ उठाने लगता है। अब ऐसे में एक दिन मंगेश को रितु समझा रही थी, तभी जो मंगेश होता है वो रितु पर हाथ उठाता है और एकदम से उसे धक्का मार देता है। मंगेश ने शराब पी रखी थी और धक्का मारने के बाद वो वहां से चला जाता है अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ वो शराब पिया करता था। धक्का लगने की वजह से रितु जमीन पर गिर गई थी और उसके सिर से खून बहने लगा था और वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो ये बात रितु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने पिताजी को फ़ोन कर देती है और पिताजी को सारी बात बताती है। कहती है कि आज तो मैं बेहोश हुई थी और इस तरह से तो ये किसी दिन मुझे जान से ही मार देंगे। अब इसके बाद पिताजी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रितु अपने पिताजी से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि रितु पढ़ी लिखी थी और वो नहीं चाहती थी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो अपनी पत्नी की फीलिंग को ना समझ सके। इसके बाद रितु के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं। रितु अपने पिताजी के पास चली जाती है और वहां पर रहकर अपने पति मंगेश का वहां पर आने का वेट करने लगती है। लेकिन दोस्तों, मंगेश अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में और शराब पीने में इतना व्यस्त होता है कि उसे अपनी गृहस्थी के बारे में कोई भी खबर नहीं रहती है। वो बिल्कुल भी रितु को लेने के लिए वहां नहीं जाता है और जब एक दिन रितु उसके पास फ़ोन करती है तो वो उससे साफ साफ कह देता है कि अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो तुम्हें नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। जिस तरह से तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो इस तरह से मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब इसके बाद रितु भी अपनी उम्मीद को छोड़ देती है और कोर्ट में डिवोर्स का केस डाल देती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में डिवोर्स का केस चलता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद मंगेश अपने घर है और रितु अपने घर है। अब रितु जो कि पढ़ी लिखी थी और शादी के बाद जैसे ही उसका डिवोर्स हुआ था तो इस बात के बारे में सोच सोचकर उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता है, तो अपनी बुआ के पास चली जाती है और वहां पर रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं काम करूंगी तो मेरा मन बढ़ जाएगा और साथ में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इसी वजह से उसने कंपनी में जॉब की थी और धीरे धीरे वहां पर काम करने लगती है
और काम करते करते होता भी यही है, उसका मन बढ़ जाता है और उस कंपनी के अंदर उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम होता है संगीता। अब संगीता और ऋतु दोनों ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थीं और दोनों ने ही सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी कर रखा था, यानी कि सिलाई कढ़ाई का जो डिप्लोमा होता है दोनों ने ही कर रखा था। तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं और बातें करने के बाद वो सोचती हैं कि कब तक इस कंपनी में जॉब करेंगे। इससे अच्छा होगा कि अपनी एक बुटीक खोलें और बुटीक खोलने के बाद अपना ब्रांड लॉन्च करें, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो दोनों थी ही और साथ में उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद ऋतु और संगीता दोनों मिलकर एक दुकान किराए पर लेती हैं और उसके अंदर अपना सिलाई सेंटर खोल देती हैं। उन्होंने अपने ब्रांड की लॉन्चिंग कर दी थी और लॉन्चिंग करने के बाद धीरे धीरे उनका ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। अब ऋतु के डिवोर्स को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों के बीच में ऋतु ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। उसका जो ब्रांड था उसकी फ्रेंचाइजी जगह जगह खुल गई थी और लोग उसके ब्रांड की क्वालिटी के पीछे पागल हुआ करते थे और जितना भी वो माल बनाया करती वो चुटकियों में उठ जाया करता था। अब उसकी कई सारी दुकानें थी जिनको वो खुद ऑपरेट किया करती थी और साथ में अपनी फ्रेंचाइजी भी बांट रही थी। इन 5 सालों में उसके पिता ने उससे कई बार कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन ऋतु ने शादी से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे पहली शादी से इतना बड़ा सदमा लगा था। उससे निकलने के लिए उसे कई साल लग गए थे। तो वो अपने पिता से मना कर देती है कि पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ और इसी से मेरा टाइम व्यतीत हो जाएगा। डिवोर्स के 5 साल बाद ऋतु और संगीता दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर दादर गए थे। वहाँ पर किसी से उन्हें मीटिंग करनी थी, तो मीटिंग करने के बाद उन दोनों को भूख लगती है तो वो सोचती हैं कि क्यों ना हो एक होटल में जाकर खाना खाया जाए। उसके बाद संगीता और ऋतु दोनों उस होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं और वापस में अपनी गाड़ी में बैठकर उस होटल से निकलते हैं। लेकिन तभी एक व्यक्ति जो कि कचरे में से खाना उठाकर खा रहा था, भिखारियों जैसी उसकी हालत थी, वो एकदम से ऋतु की कार के शीशे पर आ जाता है और उसे खटखटाने लगता है। इसके बाद ऋतु देखती है कि कोई भिखारी है तो अपने पर्स से 50 का नोट निकालती है और उसे खिड़की से बाहर करने लगती है। लेकिन तभी वो भिखारी ऋतु से कहने लगता है कि मैडम बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे और कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरा पेट अच्छी तरीके से भर सके। अब इस आवाज़ को जैसे ऋतु सुनती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। ये आवाज़ उसे जानी पहचानी थी लगती है। तो उसके बाद ऋतु उस भिखारी की तरफ गौर से देखती है और गौर से देखने के बाद वो एकदम से उसे पहचान लेती है। उसे पहचानने के बाद ऋतु अपनी सहेली संगीता से कहती है कि ऐसा करो, तुम यहीं से उतर जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे इसे कहीं पर लेकर जाना है। संगीता उस व्यक्ति के बारे में पूछती है तो वो उसे उस व्यक्ति के बारे में बता देती है। अब संगीता वहाँ पर उतर जाती है। ऋतु उस व्यक्ति को अपने साथ बैठा लेती है जो कि फ़िलहाल जिस हालत में था। अपने साथ बैठाने के बाद वो उसको सीधा हॉस्टल ले जाती है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब को उसको दिखाती है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और उसको दवाई देते हैं ताकि उसका शराब का नशा हल्का हो जाए और कुछ देर बाद उसका शराब का नशा उतर भी जाता है। अब वो जैसे ही अपने सामने ऋतु को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब ऋतु उसे रोता हुआ देखती है तो पहले तो चुप कराती है, कहती है कि पहले तुम चुप हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ बातें करेंगे। वो व्यक्ति भी चुप हो जाता है और चुप होने के बाद वो कहती है कि मंगेश, तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे? तुम्हारा तो अच्छा खासा कारोबार था, ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर इस हालत में ऐसे घूम रहे हो? अब उसके बाद जो मंगेश होता है वो एक बार फिर से मायूस हो जाता है और मायूसी की हालत में अपनी पूरी कहानी को बताने लगता है। वो बताता है कि ऋतु, जब तुमसे मेरा डिवोर्स हो गया था, तुमने तो मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी थी। जो मेरे दोस्त थे जिनके ऊपर मैंने तुमको डिवोर्स दिया था, उन दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया और इतना ज़्यादा आदी बना दिया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया।
मेरा जो ट्रकों का कारोबार था, सारा कारोबार ठप हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद मेरी ये नौबत आ गई है कि मुझे इधर उधर भीख मांगकर खाना पड़ता है। अब शराब की लत मुझे लग चुकी थी, तो मैं इधर उधर से पैसे मांगा करता और पैसे मांगने के बाद उन पैसों से शराब पी लिया करता और ऐसे ही मैं भीख मांग मांग कर खाना खाया करता हूँ। अब इस बात को जैसे ऋतु सुनती है तो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नए नए अमीर बने हो और इसके बाद से तुम्हारे दोस्त जो हैं तुमसे जलते हैं, वो तुम्हारे बिजनेस को ठप करवा देंगे और तुम्हें रोड पर ला देंगे, लेकिन तुमने मेरी बात उस दिन नहीं मानी थी। इस बात को सुनकर जो मंगेश होता है वो एक बार फिर से शर्मिंदा होता है और ऋतु से माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद ऋतु थोड़े दिनों तक वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करवाती है और ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी के खिलाफ केस डाल देती है, क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की थी, उसकी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी गलत तरीके से उन लोगों ने हड़प लिया था और इसी वजह से ऋतु ने उन लोगों के ऊपर केस डाल दिया था। अब कुछ दिनों तक केस चलता है। अब ऋतु का नाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब उसके पास एक ब्रांड था, जिस ब्रांड की वो मालकिन थी, तो सभी लोग उसको जाना पहचाना करते थे और इसी वजह से जो ऋतु होती है कुछ दिनों बाद उस केस को जीत जाती है और जीतने के बाद दोबारा से मंगेश को उस प्रॉपर्टी का मालिक बना देती है। मालिक बनने के बाद मंगेश को उसी धंधे को दोबारा से चालू करवा देती है और कहती है कि अब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से व्यतीत करना और ज़िंदगी में कभी भी दोबारा शराब को मुंह मत लगाना। ऐसा कहकर ऋतु वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मंगेश फूट फूट कर रोने लगता है और ऋतु से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि ऋतु, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और दोबारा से मुझसे शादी कर लो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था अपने दोस्तों के खातिर, लेकिन इन दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और मंगेश कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और उसके बाद मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी ऋतु कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी अच्छा कारोबार है, मैंने कपड़ों का कारोबार किया है और वो कारोबार मेरा अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके बाद मंगेश और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि ऋतु, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गधा था, मैं ही बेवकूफ़ था जो दोस्तों के बहकावे में आ गया था। अब मुझे पता चल गया है, अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर लो, मुझे अपना लो और मुझसे दोबारा शादी कर लो। अब ऋतु भी सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो दोबारा से शराब के नशे में पड़ जाएगा और फिर से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऋतु मंगेश से कहती है कि ठीक है, हम दोनों शादी तो कर लेंगे, लेकिन अगर आज के बाद तुमने कभी भी शराब को हाथ लगाया या मेरी कही हुई बात को नहीं माना तो मैं फिर से तुमसे दूर चली जाऊंगी। दोस्तों, इस बात को सुनकर मंगेश के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है और वो अपनी पत्नी ऋतु के सर पर हाथ रख करके कसम खाता है। कहता है कि ऋतु, आज के बाद मैं शराब को छूऊंगा भी नहीं। इसके बाद ऋतु और मंगेश की दोबारा से शादी हो जाती है और ये बात जब दोनों के घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि मंगेश के माता पिता ने भी मंगेश को कई बार समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि बेटा, अपनी पत्नी की बात मान लो, उसको इस तरह से डिवोर्स नहीं देना चाहिए। लेकिन मंगेश के सर पर नई नई अमीरी का भूत सवार था और वो अपने दोस्तों के साथ शराब पिया करता था। इसी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसने अपने माता पिता की भी बात नहीं मानी थी। और उसके बाद जब वो रोड पर चला गया था तो उसके माता पिता उसको देखकर बड़ा ही दुखी होते थे। लेकिन जब आज उसका बेटा दोबारा से उसी पत्नी से शादी कर चुका है तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं और ऋतु के माता पिता भी ऋतु के इस फैसले से बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो, जिसने एक शराबी पति को उसकी लाइन पर ला दिया और दोबारा से उसी से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऋतु और मंगेश की, जो दोनों ने एक दूसरे से शादी किया और उसके बाद दोनों का संबंध विच्छेद हो गया और दोबारा से फिर से एक हो गए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। जय हिंद।